Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बात हो रही है चुनाव में जो खर्च होने वाले हैं उस पर, सीमा को लेकर। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं एक बार फिर से करा देता हूं। नवीन कुमार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुलेमान खान साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवाशीष जरारिया साहब, राजनीतिक विश्लेषक असद खान भलाई साहब, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप भंडारी, जनार्दन जाटव और हमारे साथ हंजला उस्मानी साहब मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और यहाँ पे सिलसिला जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले जनता की तरफ जाना चाहेंगे। जी ऑफकोर्स मैं आपके पास आता हूँ। जी बीजेपी जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा था जो चुनाव में 2014 के 2014 से लेकर अभी तक क्या बीजेपी ने एक भी भ्रष्टाचारी को सजा किया है? सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं को सिर्फ जेल में भेजा है और एक भी भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेजा है। क्यों? ठीक है इधर। जी जी सर, सबसे पहले आपका जो डिस्कस एजेंडा है कि चुनाव में कितना खर्च होना चाहिए सर, ठीक है। दिल्ली सरकार में 67 सीट है सर, सीट है, उसको सब हर एक महीना उस विधायक को सबको सैलरी आ रही है सर। क्या दिल्ली में जितना भी दिल्ली में कोई भी विधायक किसी पुलिस वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकता? एमसीडी पूरा सेंट्रल में है, एनडीएमसी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी तरह से अगर सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो दिल्ली में विधायक का क्या काम है सर? जी जी सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, इस देश का सबसे जो जनता की आवाज उठाती है वो मीडिया है। यह लोकतंत्र का जो मीडिया है वो आज खतरे में है। पुण्य प्रसून वाजपेयी पहले आज तक पे थे। भाई एक बात बता दे तुमसे, सवाल अगर अपने लिए कर लोगे तो अच्छा मीडिया लड़ लेगी अपने आप से, बड़ी ताकतवर है, चलो लड़ लेगी। सवाल अपना पूछ लो तो बढ़िया है। ठीक है हाँ। इनका चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा। इन्हीं के विधायक, अरे मोदी जी के ऊपर पूछा ना था। हाँ मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी का, हाँ। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा का। बिल्कुल। इन्हीं के विधायक उत्तर प्रदेश में बलात्कार करते हैं। हाँ। एक महीने तक ये FIR दर्ज नहीं होने देते। बताइए नवीन जी सवाल मैं पूछूंगा। इधर हाँ जी ऑफकोर्स। सर, यहाँ पे जितने भी माननीय बैठे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीति विलुप्त होने के कगार पे है? सिर्फ अर्थनीति ही चल रही है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। रवि जी कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। रवि गुप्ता जी ने कहा कि ये बताएं कि क्या सिर्फ अर्थनीति ही चलेगी। मैं आता हूँ। ऑफकोर्स आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और यही कारण है कि राहुल गांधी कभी आरएसएस को आतंकवादी बता देते हैं, कभी जाकर के वो बता देते हैं ब्रदरहुड के नाम पे, कभी उनकी सभाओं में भारत के विरोध में नारे लगते हैं, जहां और लंदन में जाके भारत के विरोध में नारे लगते हैं और राहुल गांधी चुप रहते हैं। मुझे आज भी शक होता है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी क्या इस देश के प्रधानमंत्री के हिस्सा पुत्र है क्या, जो इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के भारत के विरोधी नारे लगते हो और वो खड़े। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मैं जानना चाहता था यहाँ, देखिए अगर बीजेपी के प्रवक्ता एक आम आदमी के सवाल को कांग्रेस का सवाल समझते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि हर आम आदमी कांग्रेसी हो चुका है। अगर ये समझते हैं तो कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया, एक आम आदमी ने सवाल उठाया है कि भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनिए अभी तो ये नहीं बताया था कि भाजपा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, असली में नारा था भाजपा से बेटी बचाओ। इनके विधायक और नेता रेप एक्यूज बन रहे। और भ्रष्टाचार का जहां तक प्रतीक भाई मामला है, मैं सवाल पूछता हूं, 526 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? राफेल घोटाला क्या है? जिस राफेल के बारे में देश की संसद में चर्चा हुई हो, जिस राफेल के बारे में फ्रांस सरकार को, भारत सरकार को बयान देना पड़ा हो, उस राफेल के बारे में बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? पूरे देश के, पूरे विश्व में भारत का सम्मान गिराने वाले राहुल बाबा आज देश को बदनाम करने की साजिश में। आज से 3 साल पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, आप प्रधानमंत्री को कुछ भी कहिए, आप सरकार को कुछ भी कहिए तो लोकतंत्र था। लेकिन आज अगर आप प्रधानमंत्री को कुछ कह देते हैं, कोई सवाल पूछ लेते हैं तो सीधे हो जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मैंने तो कहा कि मोदी जी पे सवाल पूछा। इस देश में 70% लोग देशद्रोही हैं इनके हिसाब से। ये तो आप तय करोगे। नहीं, आपको 30% वोट मिला। अरे 30% वोट मिला, 70% लोग आपके खिलाफ वोट दे के आए, तो वो सारे के सारे। एक मिनट ये जो सारा एक मिनट सर, मेरा सवाल सभी लोगों से है
कि हम लोग जो चीज को थ्रो करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के ऊपर किसी चीज को थ्रो कर देती है, जो चीज पब्लिक के फायदे का है उसमें सब लोग हाँ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर चुनाव एक साथ होना चाहिए तो सब लोग हाँ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो हाँ क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर सब लोग एक क्यों नहीं होते हैं? जिसमें जिसको जिस पार्टी को फायदा है उसी का मुद्दा उठा। ये मिला असली आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। जिसमें फायदा वही बात बोलता है। आखिर क्या? जी ऑफकोर्स जी। क्या नाम है बाबू? सर मोहित हैं। मोहित कहाँ के रहने वाले? जरा सर यूपी के सर। यूपी में कहाँ से? सर बागपत। बागपत से? तब तो बड़े क्रांतिकारी जगह से रहते हो तुम। हाँ जी बोलो सवाल। सर मोदी जी 4 साल से हर इलेक्शन भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। जी 4 साल। मोदी जी ये बताएं क्या उन्होंने 4 साल में 4 भ्रष्ट नेताओं को भी जेल में डाला? उन्होंने मोदी जी बताएं 4 साल में भ्रष्टाचार के आरोप में चार आरोपियों को उन्होंने जेल में डाला। जब बताएं। एक सेकंड राहुल गांधी जो जमानत पर बाहर है और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है। आज देश के अंदर देखिए, ये भाजपा के लोग हार के डर से अपना सुध-बुध खो चुके हैं। भाजपा के लोग हार के डर से सुध-बुध खो चुके हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट केस डाला है और वो जब भाजपा के सदस्य भी नहीं थे, कंप्लेंट केस में समनिंग हुई जिसमें खड़े जमानत हुई। ये जवाब है। राहुल सोनिया चिदम्बरम जमानत पर है या नहीं, ये जवाब दो ना। ये कितने जमानत पर है? आज ये हालत क्या है? प्रतीक जी, मेरा कहना यह है, देखिए एक सेकेंड प्रतीक जी, देखिए राजनीतिक बहस आप रोज करते हैं, आज बहुत गंभीर बहस है क्योंकि चुनाव जो है ये हमारे लोकतंत्र की धमनी भी है, हमारे लोकतंत्र का ब्लड भी है, हमारे लोकतंत्र का ऑक्सीजन भी है। इसलिए आज जो आपका विषय है चुनाव को कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे कम से कम खर्च में अच्छे लोग भी चुनाव लड़ सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। चुनाव सुधार प्रक्रिया मैं कह रहा हूँ आज जो है कांग्रेस और राजनीति ये चलती रहेगी। मैं देखिए पहला जो चुनाव भारत में हुआ था, ये मैं देश को ही बताना चाहता हूँ, पहला चुनाव 10 करोड़ 45 लाख केवल खर्च हुआ था। आप कल्पना करिए 10 करोड़ 45 लाख। जो चुनाव के अधिकारी होते थे वो सिर पर अपने बैलेट और लाद करके कि 10 रुपया बचेगा देश को जाते थे, ये हालत थी। मेरा कहना यह है कि आप कैब कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, चुनाव की प्रणाली नहीं बदलेगी तब तक आपका चुनाव शुद्ध नहीं हो सकता है। अब आंकड़े देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा रोचक आंकड़ा है, कैसे सब आंकड़े देते हैं। एक चीज देश को मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें आया है कि अभी जो 543 एमपी हैं उनमें 539 के खर्च का विवरण हम लोगों के पास है, जिसमें से आश्चर्य होगा कि 339 ऐसे एमपी हैं जो अपना खर्च बताते हैं कि पार्टी ने हमको इतना दिया और पार्टी बताती है कि हमने इनको इतना दिया, दोनों में डिफरेंसेज है। उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको पार्टी कहती है कि पैसा दिया, वो बता रहे हैं कि हमको पार्टी ने एक पैसा नहीं दिया। इस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप पार्टी पर भी कैप लगा देंगे तो आंकड़ा तो वही रहेगा, वो किसी प्रकार आंकड़ा बढ़ देंगे। मेन चीज है कि क्या हमारी का जो इलेक्शन सिस्टम है ये स्वस्थ है या इसमें बदलाव की जरूरत है। मुझे देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कॉर्पोरेट चुनाव होते जा रहे हैं। अभी आज ही रिपोर्ट आई है कैग की रिपोर्ट बोल रही है कि 30,000 करोड़ का घाटा है पीएसयूज को। जो जियो कंपनी, आज सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, जियो कंपनी जो इतने मुनाफे में है, उसका खामियाजा क्या हुआ है कि बीएसएनएल 3,000 करोड़ के घोटाले में चला गया है। इसलिए बार बार कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट लॉबीज बेहिसाब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्शंस में, क्योंकि उनको जिनके मुताबिक पॉलिसी चाहिए रहती है सरकार को बना देती है, इसलिए बार बार पैसा बढ़ रहा है। और ये बहुत गंभीर मामला है। नहीं आरोप नहीं है, ये 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला गया हमारे पीएसयू का, कहाँ चला गया? आरोप लगाना जहाँ तक साफ सुथरे चुनाव की बात है, देखिए जहाँ तक साफ सुथरे चुनाव की बात है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े और करके दिखाया, जनता से पैसे लिए, 10-10 रुपए लिए, 50-50 रुपए लिए और चुनाव लड़के दिखाया कि किस तरीके से साफ सुथरा। और मेरे जैसे लोग, मैं खुद विधायक बन के आया हुआ हूँ, मुझे मालूम है ना कोई टिकट खरीदी गई है, फ्री में चुनाव लड़े गए। जो ये कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जिस आज ये खर्चा देने को तैयार नहीं है कि अमित शाह की रखरखाव के अंदर सेफ्टी में कितना खर्चा होता है, किसका हवाई जहाज खर्च होता है, किसके पैसे लगते हैं, क्या बनाते हैं, उनको फायदा देते हो। अगर जिस तरीके के हालात ये बनाए, अरे हमने रिजर्व नहीं दिया, इनकम टैक्स तुम्हारे पास में करो जो करना है, जो हालात ये बना रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं मेरे युवा साथी, कैसी बात कर रहे हैं। आजकल का एक लड़का हाथ में मोबाइल रखता है, इंटरनेट रखता है, गूगल के थ्रू आप एक योजना का खर्चा देखिए, आप हवाई जहाज यात्रा का खर्चा देखिए, आप ऑफिस के अंदर खर्चा देखिए, कैसी बात कर रहे हैं। ये सारे युवाओं का झूठा बना रहे हो, सारे साथियों का झूठा बना रहे हो। आपके बात में आप सब खुद देखिए कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं। आपको
एक गलत बात है। राजेश एक मिनट प्लीज पहली बात तो BSNL पहले से ही घाटे में। एक मिनट हाँ। पीछे चलो पहले पीछे क्या तुम्हारे प्रवक्ता हैं ये? जी पहली बात तो BSNL पहले से ही घाटे में थी, हमेशा से घाटे में रही है, इसका जियो और से कोई रिलेशन नहीं है। और ये सोच बहुत खराब है कि अगर कॉर्पोरेट कुछ करता है तो गलत है कि कॉर्पोरेट रोजगार भी देता है, बहुत गलत सोच है देश के लिए, पहली बात तो। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जरूर बात सही है कि कम खर्चे के अंदर चुनाव होना चाहिए, पर कैप लगाने से कम खर्चे में चुनाव होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और कैश में बढ़ सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। सवाल ये है कि ज्यादा पारदर्शी हो, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई अगर मान लीजिए लीडर है, आप ये शो कर रहे हैं, इस शो में भी 500 लोग हैं, अब अगर आप 10,000 के शो में करेंगे तो आपको ज्यादा खर्चा लगेगा। बात बस दरअसल ये है कि जितने बड़ा आप जो वो खर्च करें वो नोट हो। ADR के हिसाब से सबसे ज्यादा खर्चा होता है गाड़ियों में 26%, उसके बाद सभाओं में खर्च होता है। आपको कैश डोनेशन में, एक सेकेंड, अरे यार आप मत बोलो, DSP का सबसे ज्यादा खर्चा था इस राजनीति में। बीजेपी और कांग्रेस के बाद BSP सिर्फ एक स्टेट में होने के बावजूद सबसे ज्यादा खर्चा था। केरला का सबसे कॉस्टली चुनाव था ADR के हिसाब से। अरे भैया लग्जरी की क्या बात है, अगर एक सभा में 10 लोग आ रहे हैं, अरे मायावती जी की सभा में लोग सोशल मीडिया नहीं है क्या भैया? सोशल मीडिया में पैसे लगते हैं, क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया में BSP की डेमोक्रेसी क्या चुनाव करा देने का नाम है? आप बताइए मुझे, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव करा देने का नाम है? डेमोक्रेसी एक पर ही बहस है नहीं, मैं बता एक सेकंड, चुनाव कैसे ठीक हो, रीढ़ है, नहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की रीढ़ है चुनाव रीढ़ है सर, इसको समझा करिए। सिर्फ इलेक्शन करा देने का नाम इलेक्शन कराना है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इलेक्शन मूल लोकतंत्र की परिभाषा समझिए जाके। लोगों के अंदर जो है, लोगों के अंदर वो कल्चर पैदा करना कि डेमोक्रेसी क्या होती है। सवाल बहुत सारे जी, अवकाश मैं अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। अगर मोदी जी मुझे बोलेंगे आप अलीगढ़ से चुनाव लड़ लो, मैं बीजेपी को अपना वोट खुद नहीं डालूंगा, सांसद के लिए खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। मैं क्यों नाराजगी क्यों इतनी? क्योंकि वो जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हॉस्पिटल बताओ कितने बनाए, कॉलेज बताओ कितने बनाए, नोटबंदी के पैसों से फूले डोल रहे। नोटबंदी देखो, बीजेपी के पिता चमक रहे हैं नोटबंदी के पैसों से। ये प्रवक्ता देखो। सवाल ये है, जनता बोलती है तो खरा बोलती है। सवाल ये है कि वक्त है, जोड़ते ब्रेक के बाद हम फिर आते होते हैं। पाजी क्या बात है, आपने तो सतरंगी दिखा दिया जी पाजी। और यही है भारतीय राजनीति भी, तमाम कलर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक कलर दिखता है वो देश का, और वही तमाम सारे लोग मिलकर आज बात कर रहे हैं कि आखिर इस देश की तरक्की में वो बहुत सारे जो साधन हैं उनको कैसे एक जगह सीमित किया जाए। और उसमें यह भी है कि चुनाव पे बहुत खर्च होता है। 2014 का आंकड़ा है कि 30,000 करोड़, लोग कहते हैं 2019 में लगभग इसी तरह हुआ तो 60,000 करोड़ खर्च होगा। जहां पीने का पानी, स्कूल की छत, अस्पताल, ऐसे मुद्दे हों, वहां इतने चुनाव पे खर्च होते हैं, तो क्या ये सही है? इसी को मुद्दे को लेकर बातचीत, इसी को लेकर जनता के बीच में एक दो सवाल इधर थे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा कहना ये है, जो चुनाव के ऊपर खर्च होता है वो सारा खत्म हो सकता है कि हम जिस प्रकार से चुनाव के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना कोई पार गिरेगा ना कुछ गिरेगा। मैं बताता हूँ कि 30,000 करोड़ खर्च कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से मद में कितना खर्च होता है। देखिए, चुनाव आयोग के यहाँ जो पार्टियों ने अपना एफिडेविट दिया है खर्च का, उसमें से मैं कुछ चीजें छाटा हूँ। वो 30,000 करोड़ का नहीं, वो पार्टियां कम देती है जी। तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो तो बताया कि 1308 करोड़ 75 लाख रुपया हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने खर्च किया है। लेकिन जो वो कह रहे थे भाई साहब, वो बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा इसमें से जो खर्च है वो है पब्लिसिटी पर। 1307 में से 661 करोड़ रुपया केवल पब्लिसिटी पर खर्च होता है। मतलब जितना खर्च अगर 30,000
30,000 करोड़ मान रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि उसमें से 15,000 केवल पब्लिसिटी पर खर्च है। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है वो होता है, आपको जो ये बताया है, चुनाव में यात्राओं पर। दूसरा सबसे बड़ा खर्च चुनाव में, जैसे बीजेपी ने 159 करोड़ चुनाव पर खर्चा किया, ट्रेवल पर कांग्रेस ने 129 करोड़ खर्चा किया। तीसरा होता है कि उम्मीदवारों को आप कितना पैसा देते हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों पर 159 करोड़ का दिया। सवाल ये है सर कि अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी पब्लिसिटी की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर के उनके बीच काम करना, उनके मुद्दे उठाने वाले लोगों को अगर टिकट देना शुरू करें तो न इतनी पब्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी, न इतने खर्च की जरूरत पड़ेगी। सवाल यही है कि आखिर इतना खर्च क्यों होता है? जी बाबूजी, कितना खर्च होता है? कितना खर्च होता है? अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी लेके जाए, खर्च होगा, मिले वैसे पैदल मिले न करें तब तो कम खर्च होगा। पैदल लगे, पैदल जाएं, सबसे मिले। जी बहरहाल वो जमाना था जब लोग बता रहे थे कि पैदल जाके चुनाव प्रचार करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज अब बड़ी हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं आता हूं, वक्त है छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बात हो रही थी इलेक्शन पे खर्च को लेकर, सीमा रेखा को, तमाम मुद्दे, तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातचीत कही, लेकिन एकदम आखिरी सिरे पे हम पहुंच रहे हैं। ऑफ कोर्स आई विल टेक ऑफ कोर्स। जी जी, जितने भी खर्चे वर्च, मैं कुछ नहीं, मैं 2 ही सजेशन देना चाहता हूं। एक, पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में ले आया जाए, और दूसरा हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट होने लगे। ये सारी कैपिंग और ये सारी चीजें अपने आप प्रॉपर हो जाएंगी जिस दिन इन्होंने ऑडिट शुरू कर दिया और आरटीआई के दायरे में बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे की कैपिंग होना चाहिए, हद होना चाहिए। सवाल ये है, ये नहीं बताते हैं मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में पैसा कितना जमा हुआ। 7,000 करोड़ विदेशी बैंकों में 2017 में किसका है? राफेल जहाज इतना महंगा। देखिए, मैं तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाने में न पक्ष में था न है। राजनीतिक सुधार राजनीति के अंदर से हो सकती है, कानून बना के कोई ऊपर से तत्व लाद के राजनीतिक परिवर्तन आप नहीं कर सकते। देखिए प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में आज इनइक्वालिटी इस हद तक है कि 1% के पास 73% संसाधन है। हमें ये सोचना होगा कि क्या वो 1% लोग ही देश के सत्ता संसाधनों पर बैठे रहेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, वही चुन के आएंगे, बाकी के 99% देश का जनता का क्या होगा? ये सवाल हम आपके पास, आप जैसे लोगों को संसद के अंदर देखना चाहता हूं मैं। जी भाई, आज स्थिति है, मैं तो ये बहुत सारे रेफेल, बहुत सारी चीजें बातें कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। आज देश में ऊपर बैठे हुए, जिस जगह हम बैठे हैं, ऊपर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की आत्मा भी रोती होगी कि उसकी पार्टी, जिसको उसने खड़ा किया, उसकी पार्टी का नेता विश्व में जाकर के भारत को आतंकवादी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात होगी तो देश के खिलाफ है। मेरा कहना है, पार्टी की बात नहीं हो रही, चुपचाप की बात नहीं हो रही। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। पूछ रहे हैं कि आप हालचाल ठीक है? हाँ, ठीक है। 2019 की तैयारी है? ये है जनता के दिल की आवाज, ये है पारदर्शिता की आवाज, ये है एक पिछड़े बेटे की आवाज, मुखिया की आवाज। जो सच बात है वो ये है, राजनीतिक बात अपनी जगह पर, जो सच बात ये है वो ये है कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए और चुनाव की सीमा भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले अभी ना, आज नहीं, आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ।